कारण मैं तुनक तुनुक मिजाज हो गया। तुनुक मिजाज का अर्थ होता है कि चिड़चिड़ा हो जाना, है ना? तुनुक मिजाज हो गया यानी थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया, ठीक है? धनराज के बारे में है ये ये जो कहानी है जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है एक हॉकी के हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी, उसके सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्लई, है ना? उनके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। और इनके बारे में लिखा किसने है? किसने लिखा है? विनीता, एक मिनट, विनीता पांडे, है ना? तो विनीता पांडे ने, हाँ, विनीता पांडे ने ये लिखा है, ठीक है? चलिए, तो इस पाठ को हम पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 18। हाँ, तो हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्लई जब 35 वर्ष के हो गए, उनका एक साक्षात्कार होता है, यानी इंटरव्यू होता है किसके साथ? विनीता पांडे के साथ, है ना? तो विनीता पांडे ने इनका साक्षात्कार लिया था, इंटरव्यू किया था। इस साक्षात्कार का संपादित अंश यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है? तो ये जो गद्य खंड की का कौन सी गद्य खंड की कौन सी विधा है? साक्षात्कार भी एक विधा है, ठीक है? हाँ, साक्षात्कार, इसको इंग्लिश में इंटरव्यू बोलते हैं, आप लोगों को पता होगा, है ना? तो चलिए, इन दोनों लोगों के बीच उस इंटरव्यू में क्या होता है, क्या बात होती है ना? धनराज पिल्लई ने अपने जीवन के बारे में कुछ घटनाएं उन्होंने बताई है यहाँ पे। वो जो विनीता पांडे हैं उनके साथ शेयर किया है उन्होंने, तो वो हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है? विनीता खिड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफर बहुत लंबा और कष्ट साध्य रहा, ये इन्होंने धनराज से पूछा। धनराज पिल्लई जो कि सुप्रसिद्ध खिलाड़ी है हॉकी के, उनसे पूछा उस सफर के बारे में कुछ बताइए। तो इन्होंने बताया कि बचपन मुश्किलों से भरा रहा। आप लोग इनके जीवन से, है ना, और इनकी जीवन की जो दिनचर्या थी, इनकी कठिनाइयाँ थी, इनकी परिस्थितियाँ थी, उनसे भी आप लोग कुछ सीख सकते हैं। अच्छा, हम किसी का जीवन परिचय क्यों पढ़ते हैं? जीवन परिचय अगर हम किसी का पढ़ते हैं तो हम उनके बारे में जानते हैं, और फिर हम भी ऐसा सोचते हैं कि अगर हमारी लाइफ में भी ऐसी कोई कठिन परिस्थितियां आती है जो कि इनसे मिलती जुलती है, तो और हम इसी वजह से अगर हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जो कि किसी से मिलती जुलती हो, तो हम उन्हें अपना आदर्श मान लेते हैं, हम उन्हीं की तरह सोचने लग जाते हैं, है ना? इसीलिए हम उनको आदर्श मानते हैं, क्योंकि हमसे उनका जीवन परिचय, कुछ जीवन का जो भी समय होता है, परिस्थिति होती है, थोड़ी आप लोगों से अगर मिलती जुलती दिखती है, तो आप लोगों को वो व्यक्ति आपको आदर्श लगेगा, है ना? और उनके जीवन के बारे में आप और जानना चाहेंगे कि उन्होंने ऐसी कठिन परिस्थितियों का सामना किस प्रकार से किया, और आगे आप लोग भी सीखेंगे कि अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो आप किस प्रकार से उस परिस्थिति का सामना करेंगे, है ना? तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही था। आप लोग इसमें पढ़ेंगे और आप सीखेंगे अपने लाइफ में, जीवन में जो भी अगर आप कहानी, कविता कुछ भी पढ़ते हैं तो आप उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश किया कीजिए, ठीक है? तभी उसे कहा जाता है, जब तक हम किसी चीज़ को सिर्फ पढ़ें, लिखें और उसे अपने व्यवहार में न लाएं, तो वो हमारा सीखना नहीं कहलाता है। फिर वो कॉपी किताब आपकी कॉपी में ही वो रखा रह जाता है, पुस्तक में ही लिखा हुआ रह जाता है, और वहाँ से खत्म हो जाता है। फिर जब तक आपके व्यवहार में वो चीज़ उतरेगा नहीं, आप अपने व्यवहार में उसे अपनाएंगे नहीं, तब तक उस चीज़ को सीखना नहीं कहते, ठीक है? अगर आपने कहा कि आज हमने ये सीखा, मीन्स कि आपको उसे अगले दिन या फिर कभी भी उसे अपने व्यवहार में अपनाइए, तो वो सीखना कहलाता है। समझ में आई बात? चलिए, यहाँ पे
बचपन मुश्किलों से भरा रहा। हम बहुत गरीब थे। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे। उन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक हुआ। यानी इनके परिवार में हॉकी खेलने का था कि इनके दोनों भाई खेलते थे, हॉकी खेलते थे, इसलिए इनका भी शौक हुआ हॉकी खेलने का। पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी मेरी, इसलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था। ये तो हमने भी किया है, आप लोग भी करते होंगे, है ना? कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है और हमारे घर में नहीं मिलता है तो हम दोस्तों से ले लेते हैं, है ना? तो वैसे इन्होंने भी लिया। वह मुझे तभी मिलती जब वे खेल चुके होते थे। इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता था। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। वह नई तो नहीं थी लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी क्योंकि वह मेरी अपनी थी, है ना? तो अब तक इनके पास कोई अपनी स्टिक नहीं थी, हॉकी स्टिक नहीं थी। और ये हमेशा हॉकी के शौकीन थे बचपन से ही और हमेशा चाहते थे कि मेरी अपनी हॉकी स्टिक हो, लेकिन ना होने के कारण ये दोस्तों से लेते थे, इंतज़ार किया करते थे कि जब मेरी बारी आएगी तभी मुझे मिलेगी हॉकी स्टिक, है ना? या फिर जब खाली होता था, जब कोई नहीं खेल रहा होता था तब इन्हें मिलती थी। तो इन्हें बहुत खुशी हुई जब इनके बड़े भाई की अ, हॉकी स्टिक इन्हें मिली और वो इनकी अपनी हो गई, है ना? मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली पहली, है ना? जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में इन्होंने मणिपुर में खेली। तब मैं सिर्फ 16 साल का था। देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे जैसा चेहरा, अपनी दुबली कदकाठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। मैं बहुत जुझारू था। यानी जुझारू का अर्थ क्या होगा? संघर्षशील होना। यानी बहुत किसी भी कार्य में जब तक उस कार्य को कंप्लीट ना कर लो तब तक कार्य करते रहना, संघर्षशील होना, है ना? लक्ष्य को प्राप्त करने वाला, मैदान में भी और मैदान से बाहर भी, ठीक है? 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया और मैं बोरिया बिस्तरा बांधकर मुंबई चला आया। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। हमने बहुत हमने खूब धूम मचाई, है ना? यानी बहुत ही अच्छा खेला इन लोगों ने। किसने? इन्होंने और इनके बड़े भाई रमेश ने। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जागी कि मुझे ओलंपिक के लिए नेशनल कैंप से बुलावा ज़रूर आएगा, पर नहीं आया। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था। बहुत मायूसी हुई इनको, मगर एक साल बाद ही ऑल विन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगातार ये खेलते गए, ठीक है? तो ये रही इनकी बात। और आगे इस बॉक्स में भी कुछ दिया हुआ है कि धनराज पिल्ले के व्यक्तित्व को रेखांकित करते हुए विनीता पांडे ने लिखा है, वह आपको कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, कभी विस्मय से भर देता है, यानी आश्चर्य से, तो कभी खीज से भी, है ना? उसके व्यक्तित्व में कई रंग हैं और कई भाव। उसने ठेठ जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने की यात्रा तय की है। यानी ये बिल्कुल गांव से, है ना, ठेठ जमीन से बिल्कुल नीचे से एकदम आसमान का सितारा बनने का इन्होंने, यानी कोई भी सफ़र इनका आसानी से तय नहीं हुआ है। काफ़ी कठिन परिश्रम किया है और बहुत ही अच्छा काम किया है जिसकी वजह से इन्होंने आसमान का ये आसमान का सितारा बने, है ना? आगे विनीता फिर पूछती हैं, आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? अपने स्कूल के दिनों से आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हैं? आप लोग बताओ। हाँ, आप लोग भी बड़े होके, है ना, जब बड़े होंगे और
आप लोगों से भी कोई इंटरव्यू होगा, कुछ अच्छा काम करेंगे जिसकी वजह से आप लोगों का जब साक्षात्कार होगा तो आप लोगों से भी ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। हाँ, आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? अपने स्कूल के दिनों से आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हैं? तो ऐसी यादें ज़रूर बनाइएगा आप लोग, ताकि बता सकें, है ना? धनराज बोलते हैं, मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डी था। फिसड्डी यानी ज़ीरो, है ना? बिल्कुल भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। किसी तरह 10वीं तक पहुंचा, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। 10वीं के बाद सबके लिए प्रॉब्लम हो जाती है ना, थोड़ा टफ हो जाता है आगे पढ़ना। एक बात कहूँ, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी ना होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे नहीं मिलती। ठीक है, तो पढ़ने में ये ऐसे थे। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही न हो, यानी ग्रेजुएशन न कर पाऊँ, पर गर्व से कह सकता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ, हंसते हुए, है ना? और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। हाँ, ठीक है। ये रही इनकी बचपन की स्टोरी, बचपन की कहानी, है ना? पढ़ाई से संबंधित इन्होंने स्कूल के दिनों की कहानी है। आगे विनीता इनसे पूछती है कि आप इतने तुनुक मिजाज क्यों हैं? तुनुक मिजाज यानी चिड़चिड़े क्यों हैं? कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं, है ना? तो धनराज कहते हैं, इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा। मैंने अपनी माँ को देखा है कि उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा। मेरी तुनुक मिजाजी के पीछे कई वजहें हैं, लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ। यानी मैं बिना लाग लपेट का अर्थ क्या होगा? बिना लाग लपेट यानी सीधा बोलने वाला आदमी हूँ, है ना? मैं मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता हूँ, और बात को कई बार पछताना भी पड़ता है कि ऐसा मैंने क्यों कहा, है ना? मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता। दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मजा आता है। मुझे ज़िंदगी में हर छोटी-बड़ी चीज़ के लिए जूझना पड़ता है, यानी संघर्ष करना पड़ता है। जि संघर्ष करना पड़ता है नहीं पड़ा, ये पहले की बात कर रहे हैं। जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ, साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान भी हूँ। मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कद्र करता हूँ, यानी इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। ठीक है? तो इतने बड़े व्यक्तित्व के खिलाड़ी, इन्होंने कहा कि मुझसे अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा मांगने में, माफ़ी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती है। ठीक है? विनीता कहती है, आगे पूछती है उनसे इंटरव्यू में कि आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है? आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है? तो बताते हैं कि सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली है। उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। मैं उनके सबसे नज़दीक हूँ। मैं चाहे भारत में रहूँ या विदेश में, रोज़ रात में सोने से पहले माँ से ज़रूर बात करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है ना? विनम्रता के साथ यानी जो भी मुझे इतनी प्रसिद्धि मिली है ना? उसको उसके लिए उनकी माँ ने बताया कि अगर कोई प्रसिद्धि मिलती है तो इसके लिए आपको घमंडी घमंडी नहीं बनना है, अपने आप को सबसे बड़ा नहीं समझना है, विनम्र विनम्रता के साथ इसे संभालना है। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह है, और वह भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं। ठीक है? आगे पूछती हैं विनीता, आपने सबसे पहले कृत्रिम घास एस्ट्रोटर्फ पर हॉकी कब खेली, है ना? मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने 1988 में नई दिल्ली आया। मुझे याद है कि किस तरह सोमैया और जोक्विम कार वालों मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के
गुण बता रहे थे। और जब वे बताने में लगे हुए थे, मैं झुक-झुक कर उस मैदान को छू रहा था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है जिससे कृत्रिम घास तक उगाई जा सके। उन्होंने पहली बार देखा था और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसे भी घास हो सकता है ना? कृत्रिम तरीके से भी घास उगाई जा सकती है। यस। हाँ, कृत्रिम का अर्थ होता है बनावटी, मैन मेड, है ना? कृत्रिम का अर्थ होता है कि बनाया हुआ, हमारे द्वारा बनाया हुआ, ठीक है। और कृत्रिम का अपोजिट उल्टा शब्द क्या होगा, विलोम शब्द क्या होगा, प्राकृतिक, है ना, जो कि नेचुरल होता है। नेचुरल घास और प्राकृतिक घास और कृत्रिम घास में यही अंतर है। प्राकृतिक घास जो कि अपने आप, है ना, मिट्टी से निकलता है, वो होता है कृत्रिम घास। जो इंसानों द्वारा बनाया हुआ होता है वो होता है आर्टिफिशियल, जो भी कहते हैं, कृत्रिम घास कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा घरों में भी एक मैट की तरह आता है, ग्रीन ग्रीन, है ना, जिसे बिछा दिया जाता है तो लगता है कि हाँ ये घास है ना? तो वही होता है कृत्रिम घास, ठीक है। चलिए, हाँ, तो हमने कृत्रिम घास के बारे में पढ़ा। आगे विनीता बोलती हैं कि हर युवक का यह सपना होता है कि उसके पास एक कार हो। आपके पास अपनी पहली कार कब आई? धनराज, मेरी पहली कार एक सेकंड हैंड अरमाडा थी, जो मुझे मेरे पहले के एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर ने दी थी। तब तक मैं काफ़ी नामी खिलाड़ी बन चुका था, मगर यह कोई ज़रूरी नहीं थी कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए। मैं तब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों और बसों में सफ़र करता था, क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी। मुझे याद है एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में यह खबर छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्ले अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करता है। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ और मुझे लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से बचना चाहिए। लेकिन मैं कर ही क्या सकता था? मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता, उससे अपना परिवार चलाना पड़ता था। धीरे-धीरे पैसे जमा करके बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पूरे पैसा भेजना शुरू किया। आज मेरे पास एक फोर्ड आइकन है, जिसे मैंने सन 2000 में खरीदा था, मगर वह किसी कॉर्पोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं, बल्कि मेरी मेहनत की गाढ़ी कमाई से खरीदी हुई कार है। गाढ़ी कमाई का मतलब क्या हुआ? हाँ, कौन बताएगा? बिल्कुल, बहुत मेहनत से कमाई हुई, है ना? बहुत मेहनत से कमाई हुई पैसे की खरीदी हुई कार है, ठीक है? ठीक है। विनीता आगे पूछती हैं कि सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले आपको क्या मिला? तो धनराज कहते हैं कुछ रुपए इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले में पहले कुछ नहीं मिलता था। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना और उन सबको एक बेहतर जिंदगी देना, ठीक है। विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई उससे मैंने 1994 में पुणे की भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। घर छोटा जरूर है पर हम सबके लिए काफी है। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया। वह ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी नहीं हो पाती। तो इन्हें महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा घर गिफ्ट किया था, ठीक है। ये हो गया। और आप लोगों ने देखा है धनराज पिल्ले की का चित्र, ये है, आप लोग देख लीजिए। ये है धनराज पिल्ले, है ना। तो इन्होंने सबसे पहला मैच कब खेला था, किस उम्र में खेला था, याद है किसी को? 16 साल की उम्र में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
चलिए आगे है विनीता, पूछती है सेलिब्रिटीज के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है। आप लोगों ने देखा होगा कि अब तो जितने भी एक्टर हैं एक्ट्रेस हैं उनके साथ स्पोर्ट्स मैन भी रहते हैं, है ना, खिलाड़ी भी होते हैं, एक साथ ही होते हैं, एक ही मंच पे दोनों का इंटरव्यू होता है, दोनों को बुलाया जाता है। देखा है आप लोगों ने कपिल शर्मा का शो, हाँ, वहाँ भी बुलाया जाता है ना। तो इन लोगों को भी एक सेलिब्रिटीज ही अब माना जाने लगा है। ये लोग भी सेलिब्रिटीज से कम नहीं है अब। ठीक है, तो आगे बताते हैं धनराज। बहुत अच्छा लगता है इनको, बहुत अच्छा फील करते हैं, महसूस करते हैं। जब हम राष्ट्रपति से मिले तब यह महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। हॉकी ही है जिसके चलते हर जगह प्रतिष्ठा मिली। तो ये रहा इनका साक्षात्कार विनीता पांडे के साथ, है ना। तो हमने ये गद्य की एक विधा और पढ़ी। आप लोग ऐसे ही बड़े बड़े लोगों के जो भी महापुरुष हैं उनके भी साक्षात्कार पढ़ सकते हैं, है ना। देख सकते हैं आप लोग, गूगल कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 18 कंप्लीट हो गया, हमने पढ़ लिया। आप लोगों को कोई डाउट? हाँ, कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग?